फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको डीएवी क्लास 8 हिंदी भाषा माधुरी के पार्ट 9 जब भोला राम ने पंप लगाया का एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने सारे चैप्टर्स के वीडियोस बनाए हुए हैं। यदि आपने वीडियोस को नहीं देखा है तो मुझे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा और ऊपर आवेदन वीडियो दूंगा, तो प्लीज़ आप लोग इनके प्रीवियस चैप्टर के वीडियोज़ को जरूर देख लीजिएगा। ओके, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सरकारी दफ्तरों में भी नियम से काम होता है। यह तब समझ में आता है जब आदमी चक्कर में पड़ता है। अब देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि सरकारी दफ्तरों में भी नियम से काम होता है और ये कब समझ में आता है जब आदमी चक्कर में पड़ता है। भोला राम की भी तब समझ में आया जब उसने पंप लगाने की अनुमति मांगी। अब देखिए, यहाँ भोला राम के बारे में बताया जा रहा है कि भोला राम को इस बात का पता तब लगता है, ये जो बात है तब समझ में आती है जब वो पंप लगाने की अनुमति मांगता है। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। भोला राम खेतों की सिंचाई के लिए 5 हॉर्स पावर का पंप लगाना चाहता था। अब देखिए, यहाँ कहानी में बताया गया कि भोला राम जो है ये अपनी खेतों की सिंचाई के लिए 5 हॉर्स पावर का, कितने हॉर्स पावर का, 5 हॉर्स पावर का एक पंप लगाना चाहता था। उसकी गलती केवल यह थी कि बिना अनुमति काम करने के लिए महान राष्ट्रीय परंपरा का उल्लंघन कर उसने विद्युत मंडल में दरख्वास्त लगा दी। अब देखिए, यहाँ उसकी गलती बताई जा रही है, समझिएगा गलती कैसी है। उसकी गलती यह थी ना कि वो बिना अनुमति काम करने की महान राष्ट्रीय परंपरा का उल्लंघन कर देता है, ठीक है, और वो विद्युत मंडल में दरख्वास्त को लगा देता है। वैसे उसके शुभचिंतकों ने उसे हर तरह समझाने की कोशिश की थी। उन्होंने समझाया था कि बिना वजह आप भला पकड़ा गला वाला काम क्यों कर रहे हो, चुपचाप पंप लगाओ और मज़े से खेती करो। वैसे उसके जो शुभचिंतक थे, जो उसकी चिंता करते थे, वो उसे हर तरह से समझाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने उसे समझाया भी था कि ऐसा काम मत करो जिसमें बला तुम्हारे आकर के गला पकड़ ले, लेकिन वो बोलते हैं कि ऐसा काम तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुम ऐसा काम क्यों कर रहे हो। ओके, चुपचाप तुम पंप लगाओ, हल्ला ना करो, चुपचाप पंप लगाओ, उतना तुम आगे पीछे मत करो, जब पंप लगाओ और सीधा मजे से खेती करो। भोला राम ने पूछा, लेकिन विद्युत कनेक्शन कैसे होगा। भोला राम के मन में सवाल था कि विद्युत कनेक्शन कैसे होगा। अब देखिए, यहाँ पर आगे बताया जा रहा है कि जो शुभचिंतक थे वो उसे अनुभवी मुस्कान के साथ बताते हैं, समझाते हैं, किसी भी लाइनमैन को स्विट्जरलैंड में खाता खोले बिना या किसी दलाल को बीच में कमीशन दिए बिना सीधे सल्टा देना। इसका मतलब हुआ कि किसी भी लाइनमैन को पकड़ो, स्विट्जरलैंड में खाता ना खोलो, तुम किसी को कुछ पैसे दो, ठीक है, और सीधे लाइन को जुड़वा लो, कमीशन भी नहीं देना पड़ेगा। लेकिन भोला राम इन बातों को कैसे मान लेता, उसकी आंखों पर तो संस्कारों का पानी चढ़ा हुआ। तब देखिए, भोला राम ऐसी बातों को कैसे मान लेगा। अभी जब वो आगे बढ़ेगा ना, उसे बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। आप कहानी में पढ़िए, उसे बहुत ज़्यादा परेशानी भी होगी, हंसी भी आएगा, गुस्सा भी आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, भोला राम की आंखों में ना संस्कार फूट फूट के भरे पड़े थे। ओके, पानी चढ़ा हुआ था उसके संस्कारों की। अपनी दरख्वास्त लेकर पहुंच गया वह बिजली साहब के दफ्तर में। अब अपनी दरख्वास्त वो उठाता है और बिजली साहब के दफ्तर में पहुंच जाता है। भोला राम ने बिजली साहब को दरख्वास्त दी। बिजली साहब दरख्वास्त की आहिस्ता आहिस्ता खोलने लगे। अब देखिए, वहाँ जाने के बाद भोला राम देखिए यहाँ पर ये देता है, बिजली साहब को अपना दरख्वास्त दे देता है। बिजली साहब जो है ये दरख्वास्त की आहिस्ता आहिस्ता को खोल के देखने लगते हैं। ये व्यंग है स्टूडेंट, समझिएगा, इसी को भ्रष्टाचार को लेकर के व्यंग है। कोशिश यह थी कि कागज़ की तह में कुछ रखा हो तो नीचे ना गिर जाए। अब यहाँ कुछ रखा क्या हो, कुछ नहीं रखा हो। रिश्वत के रूप में कुछ पैसे रखे जाते हैं ना, बड़े बड़े काम होंगे ना, रिश्वत के रूप में कुछ पैसे रखे जाने चाहिए। इसलिए जो बिजली साहब है ये खोल के तह को देख रहे थे, और कुछ है तो नीचे ना गिर जाए। लेकिन कागज़ में कुछ नहीं पाकर नाराज़ दिखे। लेकिन जब बिजली साहब को कागज़ में कुछ भी नहीं मिलता है तो नाराज़ हो जाते, गुस्सा हो जाते हैं। भोला राम को कठोर नज़र से घूरने लगते हैं। अब उन्हें कुछ भी नहीं मिला तो भोला राम को कठोर नज़र से घूरने लगते, ताकने लगते हैं। आवेदन पढ़कर उन्होंने खूंखार भरी, तो इलेक्ट्रिक कनेक्शन लेने आए हो। भोला राम को बोलते हैं कि अच्छा इलेक्ट्रिक कनेक्शन लेने आए हो। भोला राम ने कहा, हाँ साहब, मैं इलेक्ट्रिक कनेक्शन लेने आया हूँ। भोला राम बोलता है कि हाँ, मैं इलेक्ट्रिक कनेक्शन लेने आया हूँ। अब साहब उससे पूछते हैं, तुम किस काम के लिए इलेक्ट्रिक कनेक्शन लेने आए हो। अब भोला राम बोलता है कि मैं सिंचाई के लिए लेने आया हूँ सरकार।
उसके जो साहब है वो बोलते हैं कहाँ की सिंचाई करनी है, तो भोलाराम बोलता है खेतों की सिंचाई के लिए हुजूर। अब फिर से देखिए बहुत बड़ा ये जाएगा आगे, खेतों की सिंचाई करने के लिए चाहिए। साहब पूछता है खेत किसकी है, भोलाराम बोलता है खेत मेरे माई बाप की है। अब फिर जो साहब है वो बोलते हैं सिंचाई का साधन क्या है, तो बोलता है वही तो कुछ भी नहीं है मालिक, वही तो लेने आया है ये। ओके, फिर खेती कैसे करोगे, इसलिए तो पंप लगाना चाहता हूँ सरकार। अब अपने साहब को बोलता है कि तुम, उसके साहब उससे पूछते हैं कि तुम खेती कैसे करोगे, तो वो बोलता है इसलिए तो पंप लगाना चाहता हूँ। सही बात है, वो पंप लगाने क्यों आया, ताकि उसकी खेती कर सके, उसकी सिंचाई कर सके। पंप किसका है, मेरा है साहब। देखिए कितना सवाल पे सवाल पूछते जा रहे हैं वो साहब उससे। पंप किसका है, पंप उसका है, पंप को लगवाने आया है। तो बिजली कनेक्शन लिया है या नहीं, अब ये कोई बात हुई, बिजली कनेक्शन तो लेने आया है। फिर उससे पूछा था बिजली कनेक्शन लिया है कि नहीं तुमने, वही तो लेने आया हूँ सरकार। फिर इतनी देर से फिजूल बातें क्यों कर रहे हो, गलती हो गई हुजूर। अब देखिए जब भोलाराम बोलता है कि मैं वही तो लेने आया हूँ, फिर उसके सरकार है, उसके साहब है वो बोलते हैं कि तुम इतनी देर से फिजूल की बातें क्यों कर रहे हो। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं फिजूल की बातें कौन कर रहा है, भोलाराम कर रहा है, साहब कर रहे हैं, तो उस पर ही वो बड़े चीख रहे हैं। भोलाराम इस पर आगे से बोलता है गलती हो गई हुजूर। इतनी लंबी पूछताछ के बाद बिजली साहब को सही बात समझ में आई। लंबी सांस छोड़ते हुए उन्होंने कहा तो तुम्हें कनेक्शन चाहिए। भोलाराम बोलता है जी हाँ सरकार। अब देखिए बहुत लंबी पूछताछ चली, मैंने आपको बताया भी, तो बिजली बात को सही बात समझ में आ जाती है। वो लंबी सांस छोड़ते हैं और वो बोलते हैं अच्छा तुम्हें कनेक्शन चाहिए ना, तो भोलाराम बोलता है हाँ मुझे कनेक्शन ही चाहिए। साहब ने पूछा कनेक्शन कैसे मिलता है मालूम है। अब यहाँ पर जो साहब है बिजली साहब, वो उससे पूछते हैं भोलाराम से कि कनेक्शन कैसे मिलता है, तुम्हें मालूम भी है। अब यहाँ पर आगे से जो भोलाराम में बोलता है कि इससे तो दरख्वास्त लेकर के आया हूँ। दरख्वास्त तो क्यों लेकर के आया था, ताकि उसे बिजली मिल सके। केवल दरख्वास्त देना पड़ता है, केवल दरख्वास्त, और क्या देना पड़ता नहीं मालूम है। अब देखिए यहाँ पर जो बिजली साहब है उससे पूछ रहे हैं कि केवल दरख्वास्त ही दोगी और कुछ नहीं देना पड़ता, तुम्हें नहीं मालूम है। आगे देखते हैं। भोलाराम ने बिजली साहब के पीछे वाली दीवार पर टंगे हुए गांधी जी के चित्र को देखते हुए कहा और क्या लगता है, मुझे नहीं मालूम, सरकार दरख्वास्त की जानकारी से ले आया। अब भोलाराम बिजली साहब के पीछे दीवार पर टंगे हुए गांधी जी के चित्र को देखते हैं और बोलते हैं कि और क्या लगता है साहब, मुझे नहीं मालूम था, जो मुझे मालूम था दरख्वास्त लाना है वो मैं लेकर के आया हूँ। बिजली साहब उसे ऐसे नज़रों से घूरते हैं कि वो हिंदुस्तान में रहता ही नहीं हूँ। फिर कहा पंप लगाना चाहते हो तो वह जगह किसकी है, मेरी जगह है साहब, उसका नक्शा लाए हो, भूमि स्वामी का प्रमाण पत्र है तुम्हारे पास। अब देखिए कितने घुमाए फिराए की बात होंगे यहाँ पर, कि जो बिजली साहब है वो बोलते हैं कि जहाँ पर तुम लेना चाहते हो, मतलब पंप लगवाना चाहते हो, तो वो जगह किसकी है। और बोलते हैं कि क्या तुम उसका नक्शा लाए हो, क्या तुम्हारे पास भूमि स्वामी का प्रमाण पत्र है। नहीं लाया हूँ सरकार, मुझे नहीं पता था कि ये सब भी लगते हैं। अब भोलाराम बोलता है कि नहीं लाया हूँ सरकार, मुझे नहीं पता था कि ये सब भी चीज़ लगेंगे। बिजली साहब फुसफुसाए पता नहीं था, आ जाते हैं मुँह उठाएं। बिजली साहब गुस्से में थे क्योंकि उन्होंने तरह को खोल के देखा लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं कि पता नहीं था, आ जाते हैं सब मुँह उठाएं। समझते हैं सरकारी दफ्तरों में बिना नियम कायदे के काम हो जाता है। अब बता रहे हैं वो कि ऐसा ना समझना कि सरकारी दफ्तरों में बिना नियम कायदे के काम हो जाते हैं। फिर भोलाराम से बोले ठीक है नक्शा और प्रमाण पत्र ले आओ फिर देखेंगे। अब भोलाराम से जो बिजली साहब है वो बोलते हैं कि जाओ नक्शा प्रमाण पत्र ले आओ, उसके बाद हम लोग आगे काम करेंगे। पटवारी से प्रमाण पत्र करने में भोलाराम को जो भागदौड़ करनी पड़ी उससे उसे यह समझ में आ गया कि जब किसी अधिकारी को काम टालना होता है तब वह पटवारी से प्रमाण पत्र लाने के काम में लगा देता है। अब पटवारी से प्रमाण पत्र जब प्राप्त करने गया भोलाराम, उसे इतनी दौड़ धूप करनी पड़ी कि उसे यह समझ में आ गया होगा कि जब किसी अधिकारी को काम टालना होता है ना, तो वो पटवारी से प्रमाण पत्र बोलता है, जब पटवारी से प्रमाण पत्र प्राप्त करके और बहुत ही मुश्किल होती होगी, तभी ना ऐसा हो रहा है, तभी ना ऐसा लिखा जा रहा है कहानी में। किसी इलेक्शन जीतने की खुशी हासिल हुई भोलाराम को जब उसने पटवारी से प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया।
देखिए, जब भोलेराम को पटवारी से प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाता है तो उसे ऐसे खुशी होती है जैसे उसने कुछ इलेक्शन को जीत लिया, कोई इलेक्शन जीत लिया, कहीं का वो मंत्री विधायक ये सब बन गया, उसे इतनी खुशी होने लगती है। प्रमाण पत्र नक्शा लेकर विधायक की साल चल करके भोलाराम बिजली ऑफिस में पहुंचा। आप देखिए, प्रमाण पत्र नक्शा लेकर के विधायक की चाल में खुशी की चाल से वो क्या करता है, बिजली ऑफिस में पहुंचता है और साहब के हवाले करता है जो प्रमाण पत्र और बिजली का जो उसने दरख्वास्त लिया हुआ है, मतलब बोल सकते हैं कि जो उसने प्रमाण पत्र लिया है भूमि स्वामी का ये सब का, तो वो वहाँ ले जा करके अपने बिजली साहब को देता है। उसकी चाल में भी गर्व था क्योंकि उसने बहुत मेहनत से उस चीज़ को प्राप्त किया था। ओके, लेकिन साहब ने भोलाराम को पहचानने से इनकार कर दिया। अब देखिए, जब भोलाराम वहाँ पर जाता है प्रमाण पत्र ये सब चीज़ों को ले करके, तो वहाँ पर क्या करते, बिजली साहब उसे पहचानने से इनकार करते थे जैसे वो उन्हें जानते ही नहीं है। कई तरह से याद दिलाए जाने के पश्चात साहब ने पूछा, इन कागजों को लेकर क्यों आए हो। अब देखिए, बहुत तरह से भोलाराम उन्हें याद दिलाता है कि ये मैं हूँ, ठीक है। उसके बाद उन्हें याद आता है तो वो पूछते हैं, इन कागजों को लेकर के क्यों आए हो। अब वो बोलता है, आप ही ने तो मंगवाया था हुजूर। मैंने क्यों मंगवाया था? बिजली कनेक्शन देने के लिए साहब, भोलाराम ने याद दिलाते हुए कहा। अब देखिए, भोलाराम बोलता है कि आप ही ने मंगवाया था, आप ही ने मुझे लाने को कहा था हुजूर। फिर इस पर बिजली साहब बोलते हैं कि मैंने क्यों मंगवाया था। फिर आगे से भोलाराम बोलता है कि बिजली कनेक्शन देने के लिए। भोलाराम ने याद दिलाते हुए कहा, अच्छा तो सब कागज़ तैयार हो गए हैं? हाँ सरकार, सब तैयार हो गए हैं। अब देखिए, बिजली साहब उससे पूछते हैं कि सभी कागज़ तैयार हो गए हैं, तो बोलता है हाँ सभी कागज़ मेरे पास तैयार हो गए हैं। अब बिजली साहब आगे बोलते हैं कि तुम्हारी कहानी से हम लोग मान लेंगे कि सारे कागज़ तैयार हो गए हैं। आगे, यह सरकारी दफ्तर है, यहाँ कागज़ सही करने का एक तरीका होता है, इसी बात की तो हम लोग सरकार से तनख्वाह लेते हैं। अब बिजली साहब बोलते हैं कि यहाँ पर ये जो है ये सरकारी दफ्तर है, यहाँ पर कागज़ सही करने का एक तरीका होता है और उसी बात पर हम लोग क्या करते हैं, सरकार से तनख्वाह लेते हैं। और कोई बात नहीं, उसी बात के लिए हम लोग सरकार से तनख्वाह लेते हैं। तरीका तो आप लोग ही समझे हुजूर, हम लोग तो केवल हुक्म बजाना जानते हैं, भोलाराम ने निरीहता के साथ जवाब दिया। देखिए, भोलाराम बोलता है कि तरीका तो आप ही लोग न जानिएगा, हम लोगों को काम सिर्फ काम करना है, हुक्म बजाना का मतलब होता है काम करना है। ओके, और ये कैसे बोलता है, मतलब लाचारी के साथ बोलता है। बिजली साहब ने अनमने ढंग से कुछ देर कागजों का निरीक्षण किया, फिर पूछा, खेत भी तुम्हारे हैं, पंप भी तुम्हारा है, लेकिन पानी कहाँ से खींचोगे भोलाराम। अब बिजली साहब उससे पूछते हैं कि मान लिया खेत तुम्हारे हैं, पंप तुम्हारे हैं, ठीक है, लेकिन तुम पानी कहाँ से खींचोगे भोलाराम। इससे भोलाराम बोलता है, नदी से साहब, भोलाराम ने जवाब दिया। ओके, साहब ने पूछा, नदी किसकी है। भोलाराम हड़बड़ा गया, पता नहीं किसकी है साहब। अब देखिए, इस पर बिजली साहब जो तरह तरह के सवाल पहले भी कर चुके हैं, अब फिर सवाल करना शुरू कर देते हैं कि नदी से तुम खींचोगे तो नदी किसकी है। भोलाराम हड़बड़ा जाता है, बका देता है कि पता नहीं नदी किसकी है। किसी काम को अड़ाने से जो खुशी महसूस होती है वह खुशी बिजली साहब के चेहरे पर दिखाई पड़ी। वे बोले, नदी किसकी है पता नहीं है तो उनमें से पानी कैसे ले सकते हो। जाओ, नदी किसकी है उससे लिखवा कर लाओ कि पानी लेने में उसे कोई आपत्ति नहीं है। अब देखिए, नदी किसकी है तो पता करना बहुत मुश्किल है ना, इसलिए बिजली साहब उसे बोलते हैं कि तुम ये पहले पता करके लाओ कि नदी किसकी है, तब तुम्हें मैं पानी मतलब बिजली का कनेक्शन दूंगा। तो पहले तुम जाओ, नदी किसकी है उसे लिखवा कर लाओ कि ये पानी ले लेगा, तुम पानी ले तो मुझे किसी प्रकार की कोई आपत्ति, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, तब तुम्हें बिजली कनेक्शन मिल जाएगा। बहुत अच्छा सरकार कहकर भोलाराम उस छात्र की तरह लौट आया जिसे शिक्षक स्कूल में पढ़ाता कुछ नहीं है, लेकिन प्रतिदिन लंबा चौड़ा होमवर्क सौंप देता है। अब देखिए, भोलाराम बोलता है, बहुत अच्छा सरकार, इतना कह करके वो लौट आता है। और कैसे लौट आता है, इस प्रकार से लौट आता है कि एक शिक्षक जो कि स्कूल में पढ़ाता है, लेकिन वो पढ़ाता कुछ नहीं, बस सिर्फ होमवर्क देते जाता, घर में करने के लिए होमवर्क देते जाता है, ठीक है। तो बच्चा कैसा रहेगा, दुखी हो जाएगा, पढ़ाया तो कुछ नहीं, होमवर्क लंबा चौड़ा दे दिया। इसी प्रकार से भोलाराम का मुंह बन जाता है। लौटकर भोलाराम यह पता लगाने में जुट गया कि नदी किसकी है। अब जब भोलाराम वहाँ से लौटता है तो वो इधर उधर भाग के ये पता लगाने लगता है कि नदी है किसकी। पूछताछ में प्रमुख नेताओं, प्रयाग दादाओं तक ने नदी का स्वामी बनने से इनकार कर दिया। अब देखिए, पूछताछ जब होती है तो नेता, प्रमुख नेता भी, प्रख्यात दादा, इधर सभी मना कर देते हैं, स्वामी बनने से इनकार कर देते हैं।
इन रणबांकुरों से निराश होकर भोलाराम जंगल दफ्तर की देरी पर माथा टेकने पहुंचा। अब देखिए सभी लोग इनकार कर चुके हैं, तो उसे बिजली कनेक्शन तो लेना है ना, उसे इसलिए से भाग दौड़ तो करनी पड़ेगी, इसलिए वो जंगल दफ्तर पर माथा टेकने पहुंचता, मतलब वहां पर अपनी हाजिरी बनाता है। भोलाराम जंगल साहब से कहा, साहब जी नदी आपके अंडर में आती है, आप मुझे पानी ले जाने का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिलवा दीजिए, बड़ी कृपा होगी। अब भोलाराम वहां जाकर के बोलता है कि साहब जी, जंगल साहब को बोलता है, साहब जी क्या नदी आपके अंदर में आती है? यदि आती है तो आप मुझे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दीजिए, बहुत अच्छी कृपा होगी। जंगल साहब ने कहा, कोई नदी वदी हमारे अंडर में नहीं आती है। अब जंगल साहब इसे मना कर देते कि नदी यदि कुछ भी हमारे अंडर में नहीं आती, हमें जंगल काटने से ही फुर्सत नहीं है, नदी का हिसाब लगाने कहाँ जाएंगे। अब देखिए जो जंगल साहब बोलते हैं उन्हें जंगल काटने से ही फुर्सत नहीं हो पा रही है, तो वो नदी का हिसाब लगाने कहाँ जाएंगे। अरे नदी हमारी होती तो अब तक केवल रिकॉर्ड में दिखाई देती। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि यदि नदी इनके अंडर में होती, जंगल दफ्तर के अंडर में होती, तो नदी का नाम निशान नहीं होता, सिर्फ रिकॉर्ड में ही रहता कि नदी थी, पहले नदी हुई करती थी। वास्तविकता में पेड़ों की तरह कब साफ हो गई होती। अब देखिए वास्तविकता में जिस प्रकार से लोग पेड़ों को साफ करते हैं, बता रहे हैं कि जिस प्रकार से लोग पेड़ों को साफ करते हैं उसी प्रकार से नदी को भी साफ कर देते। नदी पहाड़ से निकल कर आती है, जाओ खनिज विभाग वालों से पता करो। अब देखिए जो जंगल साहब है वो बोलते हैं नदी जो है पहाड़ से निकल के ना आती है, जाओ खनिज विभाग में तुम जाके पता करो। भोलाराम भागा भागा खनिज विभाग पहुंचता है। अब भोलाराम भागा भागा खनिज विभाग चला जाता है। खनिज साहब ने कहा, क्या हमें मूर्ख समझता है? सरकारी कुर्सी पर बैठे हैं, कोई घास नहीं छील रहे हैं। अगर नदी खनिज विभाग में आती तो हम उसकी बूंद बूंद रॉयल्टी पर उठा देते। अब देखिए खनिज साहब के पास जब वो जाता है तो वो बोलते हैं, क्या तुम्हें बेवकूफ़ मूर्ख समझ के बैठे हो? सरकारी कुछ भी बैठे हैं, हम लोग घास नहीं छील रहे हैं, बेगारी का काम नहीं कर रहे, हम लोग सरकारी कुछ भी बैठे हैं। अगर नदी जो है खनिज विभाग में आती तो उसकी ये बूंद बूंद एक एक बूंद रॉयल्टी पे उठा देते। जाओ ऐसी सब मलाई का काम राजस्व विभाग के अंडर में आता है। अब देखिए वो बोलते हैं कि ऐसा सभी काम जो है राजस्व विभाग के अंडर में आता है। राजस्व का मतलब होता है भूमि आदि का वह कर जो सरकार को दिया जाता है। ओके, भोलाराम तुरंत तहसीलदार शरणम अगच्छामी हुआ। अब देखिए भोलाराम जो तुरंत भागा भागा वहाँ पर शरण में चला जाता है, तहसीलदार के शरण में चला जाता है। उसने उसकी व्यथा तहसीलदार साहब को सुनाई। अब वो अपनी परेशानी जो है तहसीलदार साहब को सुनाता है। तहसीलदार साहब ने कहा, राजस्व विभाग को ठोस धरातल वाला विभाग है। राजस्व विभाग जो है ये ठोस धरातल वाला विभाग है, नदी का इससे कोई संबंध नहीं है। मतलब नदी का हमसे क्या संबंध ये बोल रहे हैं, जिसका मतलब कि नदी से इनका कोई संबंध नहीं है। परेशान भोलाराम ने जवाब दिया, बहती नदी में हाथ धोना भी तो आपके भाग्य में ही बता है हुजूर। अब देखिए भोलाराम मुझे बोलता है कि उन्हें बोलता है कि नदी में हाथ धोना आपके भाग्य में बता है हुजूर। तहसीलदार ने भोलाराम को घूर कर देखा, लेकिन भोलाराम ने परवाह न करते हुए, नदी में साग सब्जी फल बोने का ठेका भी आप ही देते हैं। अब जो तहसीलदार ये भोलाराम को घूर के देखते हैं, लेकिन फिर भी भोलाराम क्या बोलता है उन्हें कि नदी में साग सब्जी फल बोने का ठेका आप ही देते हैं। सरकारी टैक्स की वसूली कर बिना रसीद काटे ही यह सब हो जाता है। जरूर नदी आपके अंडर में आती होगी। अब सरकार वो भोलाराम बता रहे हैं कि सरकारी टैक्स की वसूली के बिना रसीद काटे ही सारा काम हो जाता है, इसलिए नदी भी आपके अंदर में ही आती होगी। तहसीलदार ने स्थिति को स्पष्ट समझ लेने के इरादे से पूछा, यह नदी बहकर सीधे समुद्र में मिल जाती है या बीच में कहीं गुम हो जाती है? अब तहसीलदार जो है ये स्पष्ट समझने के लिए, स्थिति को स्पष्ट समझ लेने के लिए इरादे से पूछता है, मैं उसके इरादे से पूछता है कि यह नदी सीधे समुद्र में मिल जाती है फिर बीच में कहीं गुम हो जाती है। भोलाराम ने बताया, हुजूर आगे जाकर सिंचाई वाले इस नदी पर बांध बना दिया है। अब देखिए भोलाराम मुझे बताता है कि आगे जाकर सिंचाई वाले जो सिंचाई करते हैं वो लोग इस नदी पर बांध बना दिए हैं। यह सुनकर तहसीलदार का नियम मुँह जाग उठा। अब ये इस बात को सुनकर तहसीलदार का जो नियम मुँह है वो जाग उठता है। बोले, इसमें पंप का कनेक्शन मिल जाएगा तो आगे बांध में पानी कम हो जाएगा, लाखों करोड़ रुपयों की लागत से बना बांध बेकार हो जाएगा। अब यह सुनकर क्या करते हैं ना, जो भी
तहसीलदार है वो बोलते हैं कि तुम्हें यदि पंप का कनेक्शन मिल जाएगा तो बांध में पानी जो है ये कम हो जाएगी, बहुत ही कम हो जाएगी। तो जो बांध लाखों करोड़ रुपए की लागत से बना है वो तो बेकार हो जाएगा। भोलाराम ने समझाया, लेकिन 5 हॉर्स पावर के पंप से इतने बड़े बांध को क्या फ़र्क पड़ जाएगा सरकार। भोलाराम उन्हें समझाता है कि 5 हॉर्स पावर का ही तो पंप में लगवाना चाहता हूँ, इससे क्या बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा सरकार। तहसीलदार ने कहा, फ़र्क पड़े या ना पड़े यह नियम का सवाल है, काम भले ही देर से हो लेकिन पुख्ता होना चाहिए। पुख्ता मतलब होता है पक्का होना चाहिए, ठीक है। तहसीलदार ने बोलते फ़र्क पड़े या ना पड़े यह नियम का सवाल है, नियम नियम है। काम भले देर से हो, काम में भले देर हो जाए, ऐसे बहुत देर हो ही रही और भी देर हो जाए, लेकिन काम जो ये पक्का होना चाहिए। जाओ पहले सिंचाई विभाग से लिखवा कर के आओ कि 5 HP का पंप चलाने से उनके बांध को कोई नुकसान नहीं होगा। अब वो बोलते हैं, तहसीलदार बोलते हैं कि जाओ पहले सिंचाई विभाग से इस चीज़ को लिखवा करके लाओ कि 5 HP का पंप लगाने से उनके बांध में कोई नुकसान नहीं होगा, मतलब कोई बर्बादी नहीं होगी। HP का मतलब होता है हॉर्स पावर। सरकारी नियमों के प्रति भोलाराम नतमस्तक हो उठा। अब देखिए, जिस प्रकार सरकारी नियमों ने दौड़ा रहे हैं, सरकारी लोगों ने दौड़ा रहे हैं, तो वो नतमस्तक होता मतलब सिर झुका देता है। काम देर से हो, इतनी देर से हो कि उसकी आवश्यकता ही समाप्त हो जाए, लेकिन काम पुख्ता होने का विश्वास बना रहे, यही है सरकारी नियम। अब बताया जा रहा है इस कहानी में कि काम भले ही देर से हो, इतनी भी देर से हो कि काम की जो आवश्यकता है, जिसके लिए इतनी दौड़ भाग हो रही है, उसकी आवश्यकता ही खत्म हो जाए, लेकिन काम अच्छा होना चाहिए, इस बात का विश्वास मन में बना रहे। तो यही हो गया सरकारी नियम का डेफिनेशन। धन्य है सरकार और धन्य है तुम्हारा सरकारी नियम। अब बोला जा रहा है कि धन्य सरकार भी धन्य है और उनके सरकारी नियम भी धन्य है। मरता क्या ना करता, बोला राम भागा भागा सिंचाई दफ्तर पर पहुंचा। अब देखिए, मरता क्या ना करता का मतलब हुआ कि मरता क्या ना करता कि जो मर वो क्या ना करेगा, सब चीज़ करेगा जिंदा रहने के लिए। इसलिए भोलाराम जो है दौड़े दौड़े सिंचाई दफ्तर पर पहुंच जाता। सिंचाई साहब ने अर्जी पढ़ते ही जोर से मुंह पिचकाया और कहा, नदी से तुम्हें पानी दे देंगे और बांध में पानी कम हुआ तो कमांड एरिया के खेतों में पानी कहाँ से देंगे। अब देखिए, सिंचाई साहब पूरे अर्जी को पढ़ते हैं और जोर से मुँह को पिचकाते हैं ऐसे करके, और बोलते हैं कि नदी से ये तुम्हें हम लोग पानी दे देंगे और बाद में यदि कल दिन रह के पानी कम होगा तो कमांड एरिया के खेत है वहाँ पर हम लोग पानी कैसे देंगे। इस बार भोलाराम झल्लाकर बोलता है, मतलब इतना कहने में भोलाराम झल्लाकर बोलता है, मेरा 5 हॉर्स पावर का पंप कोई अगस्त्य मुनि नहीं है साहब जो नदी का पूरा पानी पी जाएगा। भोलाराम झल्ला जाता है और बोलता है मेरा 5 हॉर्स पावर का जो पंप है ना, ये कोई अगस्त्य मुनि नहीं है साहब जो नदी का पूरा पानी ही पी जाएगा। सिंचाई साहब ने चिढ़ते हुए कहा, हम कोई मंत्री नहीं है, सरकारी अफसर हैं, लिखित में कुछ देते हैं तो पहले पूरी जांच पड़ताल कर लेते हैं। अभी हम अपने SDO के जरिए सब इंजीनियर को खबर भिजवाएंगे, वह इस बात की जांच करेगा कि बांध के जल ग्रहण क्षेत्र को कितने क्यूसेक पानी के आधार पर बांध को डिजाइन किया गया है। अब सिंचाई साहब जो है वो चिढ़ते हुए बोलते हैं कि मैं कोई मंत्री नहीं हूँ, या फिर हम लोग कोई मंत्री नहीं है, सरकारी अफसर है, लिखित में जो भी देते हैं किसी को उसकी पूरी पहले जांच पड़ताल करते हैं। अब वो बता रहे कि सबसे पहले वो क्या करेंगे, अब वो बता रहे कि अभी वो अपने SDO के जरिए सब इंजीनियर को खबर भिजवाएंगे, ठीक है। अब जब खबर भिजवाएंगे तो भाई इस बात की जांच करेगा कि बांध के जो जल ग्रहण में कितनी क्यूसेक पानी के आधार पर बांध को बनाया गया है, डिज़ाइन किया गया है। इसके बाद वह क्या करेंगे, इस बात की जाँच करेंगे कि 5 हॉर्स पावर का पंप लगाने से बांध की जो भरण क्षमता है, ठीक है, वो कम ना हो जाए या फिर उसे खतरा ना है कुछ, ठीक है, उससे कोई खतरा तो नहीं है। उसके बाद उसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलेगा। इतना लंबा प्रक्रिया है, ठीक है। पहले SDO के जरिए सब इंजीनियर को खबर भिजवाया जाएगा, उसके बाद वो जांच करेगा कि बांध के जल ग्रहण को कितने क्यूसेक पानी के आधार पर बांध को डिज़ाइन किया गया है। उसके बाद इस चीज़ की जाँच होगी 5 हॉर्स पावर का जो पंप लगाता है, जैसे बांध के जो भरण क्षमता है उसमें कोई खतरा तो नहीं है, तब उसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलेगा। इस लंबी खानापुरी को सुनकर भोलाराम भयाक्रांत हो उठा। सहमते हुए उसने पूछा, इस कार्यवाही में कितना समय लग जाएगा साहब बुलाएं, क्या हम लोग तुम्हारे ही काम के लिए खाली बैठे हैं, सरकारी नौकर है, सरकारी बैठकों दौरे से फुर्सत मिलेगी तब सोचेंगे, कम से कम 1 माह का समय तो लग ही जाएगा। अब देखिए, इतनी लंबी जब सुनता है भोलाराम तो भयाक्रांत होता मतलब डर जाता है। अब वो पूछता है, सहमते हुए पूछता है कि इस काम को होने में कितना समय लग जाएगा। साहब उसे गुर्रा करके देखते हैं, अब बोलते भी है कुछ कि हम लोग तुम्हारे काम के लिए खाली बैठे हैं, क्या हमारे पास तुम्हारा ही एक काम है, हम लोग सरकारी नौकर हैं, जब हमें सरकारी बैठकों से काम मिलेगी, दौरों से फुर्सत मिलेगी तब हम लोग सोचेंगे, कम से कम 1 माह का काम
समय लग ही जाएगा, उससे ज़्यादा ही समय लग जाएगा, मतलब कि बोला जाता है कम से कम 1 महीना का समय लग जाएगा कम से कम। भोला राम को तो बेहोशी सी आने लगी। अब देखिए इस बात को सुनकर के 1 माह का समय लग जाएगा, भोला राम को बेहोशी आने लगती है, उसे बेहोशी टाइप का लगने लगता है। कुछ कहे बिना ही वह लौट आया और महान राष्ट्र परंपरा के अनुसार बिना किसी अनुमति के उसने पंप फिट कर पानी लेना शुरू कर दिया। अब देखिए इतना प्रक्रिया सुनने के बाद वो वापस लौट आता है और जो महान भारतीय की परंपरा है उसकी बिना अनुमति पंप उसने फिट करवा लेता है वो, और जी भर के खेती करते रहता है। लाइनमैन ने विद्युत कनेक्शन देने में खुशी प्रकट की। अब जो लाइनमैन है ये भी बिजली कनेक्शन देने में खुशी प्रकट करता है। पंप मज़े से चल रहा है, फसल अच्छी है। उन्नति कृषि का निरीक्षण करने वाले भी कभी तहसीलदार, कभी सिंचाई साहब, कभी बिजली साहब आते रहते हैं। कृषि साहब दूसरे कृषकों को ऐसे ही उपाय कर आत्मनिर्भर बनने का महत्व समझाते रहते हैं। अब देखिए पंप जो है मज़े से चल रहा है, फसल अच्छी उग रही है, ठीक है। उन्नत कृषि का निरीक्षण करने कभी कभी तहसीलदार भी आ जाते हैं, कभी कभी सिंचाई साहब भी आ जाते हैं, और कभी कभी बिजली साहब भी आते रहते हैं। जो कृषि साहब है दूसरे कृषकों को भी इसी प्रकार के उपाय करके आत्मनिर्भर बनने का महत्व समझाते हैं। भोलाराम जब भी पंप को पानी की मोटी धार फेंकते देखता है तब सरकारी नियमों के प्रति उसकी श्रद्धा दृढ़ होती जाती है। अब देखिए जब भी भोलाराम जो है पंप से पानी की मोटी धार को फेंकते देखता है, निकलते देखता है, तो सरकारी नियम के प्रति उसकी श्रद्धा है वो दृढ़ हो जाती है। तो ये जो कहानी रही ईश्वर शर्मा का लिखा गया बहुत ही अच्छा व्यंग था, एक तरह का व्यंग है ये। ओके, तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हम लोगों का ये जो पार्ट है ये पूरा हुआ। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा स्टूडेंट्स लाइक कर दीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशन वीडियोस लाता रहता हूँ। और स्टूडेंट्स वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।